शुभ प्रभात मित्रों। स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी मुलाकात हो रही है सुबह-सुबह और आज हम करेंगे 1 मंथ के संपूर्ण करंट अफेयर्स का अध्ययन और साथ ही संभावित प्रश्नों का अभ्यास। और आज का हमारा जो सेशन का जिस मंथ में हम अध्ययन करने वाले हैं वो अगस्त माह 2025। इस मंथ में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण हैं, उसको संभावित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बन सकने वाले सभी प्रश्न हम देखेंगे और साथ ही हमारा यह उद्देश्य रहेगा कि हम प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन करते हुए जो संबंधित घटनाक्रम रहा है पिछले माह का, उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स क्या हैं और अगस्त माह का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है उसमें कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका अध्ययन हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहला अध्ययन हम संसद के मानसून सत्र का करेंगे और उसकी महत्वपूर्ण जो उपलब्धियाँ रही हैं उसे देखेंगे। उसके बाद बहुत चर्चा में रहा है राष्ट्रपति का पद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जगदीप धनखड़ जी ने। उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उन्हें हम देखेंगे तथा राष्ट्रपति पद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। संक्षिप्त में जानेंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार से हम इसका एक अलग क्लास लाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हम आगे बढ़ते हुए अगस्त माह में कुछ योजनाएँ महत्वपूर्ण रही हैं जो चर्चा में थी, जैसे कि 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ योजनाओं की घोषणा की और साथ ही कुछ पुरानी योजनाएँ जिन्होंने हाल ही में 10 वर्ष या अपनी 11 वर्ष पूर्ण कर लिए, उन पर चर्चा का प्रयास हम करेंगे और बनने वाले प्रश्न देखेंगे। 71वां नेशनल फ़िल्म्स अवार्ड जो चर्चा में था अगस्त माह में, उसे हम जानेंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे। और क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो प्रमुख निधन, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जो निधन हुए हैं अगस्त माह में उन्हें हम देखेंगे, उनके बारे में जानकारियाँ एकत्रित करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण दिवस अगस्त माह में मनाए जाते हैं, उनको हम देखेंगे और साथ ही उन पे बनने वाले प्रश्न देखेंगे। एससीओ बैठक अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में और चीन में एससीओ बैठक हो रही है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाग लेने गए हुए हैं, उसके संबंध में हम देखेंगे और साथ ही खेल में जो महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं, एशिया कप हो गया या पहला स्पोर्ट्स जो जल वाटर गेम्स हो गया, उसको हम देखेंगे। तो ये आज का महत्वपूर्ण चर्चा का केंद्र हमारा रहने वाला है आज की इस सेशन में। इस तरह से हम निरंतर करंट अफेयर के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं और साथ ही जीएस के पीवाईक्यू प्रश्नों को भी देखते हुए चल रहे हैं। फ्यूचर ऑफिसर टीम का एक यही उद्देश्य है कि आपको निरंतर यह ध्यान में दिलाता रहे कि आप फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, आप भविष्य के अधिकारी हैं। और जो आपका लक्ष्य है उसे जीवन बना के आप आगे बढ़ते रहें और सही दिशा में मेहनत करते रहें। तो आज के सेशन का हम पहला प्रश्न देखेंगे और इस तरह से प्रयास करेंगे कि अगस्त माह का जो संपूर्ण करंट अफेयर है उसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखते हुए आगे बढ़ें और उसे तैयार करते हुए चलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? हाल ही में भारत ने अपना अभी हम बीते समय में अंतरिक्ष दिवस मनाया और चंद्रयान 3 की सफलता को याद किया। तो पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया था भारत ने, ये आपको बताना है और आपके ऑप्शन है 23 अगस्त 2025, 23 अगस्त 2024, 23 अगस्त 2023 या 24 अगस्त 2023। तो साथियों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है कि हमने 23 अगस्त 2024 को पहला अपना अंतरिक्ष दिवस मनाया था। और साथ ही इस डेट को भी याद रखेंगे कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की जो सफलता पूर्वक लैंडिंग हुई थी वो 23 अगस्त 2023 को हुई थी और पहला जो दिवस मनाया गया वो 2024 में मनाया गया और इस बार हमने जो है दूसरा अंतरिक्ष दिवस मनाया 2025 में। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम और इसे देखते हुए चलेंगे कि अंतरिक्ष दिवस हमने जो मनाया, तो ये तस्वीर है। 23 अगस्त को हमने अंतरिक्ष दिवस मनाया, चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी और साथ ही हम यहाँ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत जो है चौथा देश बन गया चंद्रमा पर पहुंचने वाला और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया, फर्स्ट कंट्री बन गई। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट। और 23 अगस्त 2025 को हमने दूसरा
अंतरिक्ष दिवस मनाया, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर कि हाल ही में भारत सरकार ने किस विदेशी कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने की अनुमति दी है। सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने की अनुमति किस भारत विदेशी कंपनी को दी गई है, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, स्टारलिंक, एप्पल या इनमें से कोई नहीं। तो सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने की अनुमति भारत सरकार ने दे दी है किस विदेशी कंपनी की, आपको बताना है। तो साथियों, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार ने अनुमति दी है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नाम याद रखेंगे स्टारलिंक, और ये कंपनी किसकी है, एलन मस्क की। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में निम्न में से किसको 43वां 43rd लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया इसको, आपके ऑप्शन है नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, अनिल अंबानी तथा ऑप्शन डी है रजनीकांत। तो साथियों, लोकमान्य तिलक अवार्ड सम्मानित किया गया, क्यों? क्योंकि हमने 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी और उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम तिलक दिवस मनाते हैं, या फिर 1 अगस्त को तिलक दिवस जी को याद करते हैं। तो उस संबंध में लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो इस बार 2025 में जो अवार्ड है वो नितिन गडकरी जी को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको सम्मानित किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि 43वां लोकमान्य तिलक अवार्ड नितिन गडकरी जी को दिया गया, ऑप्शन है सही जवाब। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। हाल ही में शुभारंभ किया गया मातृ वन पहल का उद्देश्य क्या है? तो मातृ वन पहल का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है कि माँ के नाम वन की स्थापना करना, और साथ ही ऑप्शन बी है प्रदूषण कम करने के लिए वन की स्थापना करना, और ऑप्शन सी है अरावली पहाड़ी क्षेत्र में थीम आधारित शहरी वन की स्थापना करना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, मातृ वन पहल की जो शुभारंभ किया गया अभी हाल में, उसका एक ही उद्देश्य है, वो है ऑप्शन सी कि अरावली पहाड़ी क्षेत्र में थीम आधारित शहरी वन की स्थापना करना। ये उद्देश्य को आप याद रखेंगे, मातृ वन पहल को याद रखेंगे। कहाँ पे चलाया जा रहा है? अरावली पहाड़ी क्षेत्र में चलाया जा रहा है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और साथ ही आपको दिखा देते हैं कि ये न्यूज थी अरावली पहाड़ी क्षेत्र में 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल की शुरू की गई, और पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका शुभारंभ किया था। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि मातृ वन पहल का जो क्षेत्र है अरावली पहाड़ी क्षेत्र में इसे चलाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य है अरावली पहाड़ी क्षेत्र में थीम आधारित शहरी वन की स्थापना करना। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर कि 8 वर्षों के बाद हाल ही में संकटग्रस्त हिमालयन प्रजाति का लाल पांडा किस राज्य में देखा गया? करंट अफेयर के घटनाक्रम में अध्ययन करते हुए हम न केवल राजनीतिक और इतिहास को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि जो संपूर्ण घटनाक्रम है वो पर्यावरण परिस्थिति संबंध हो, वो आपका इकोनॉमी से संबंधित हो, राजनीति विज्ञान से संबंधित हो, इतिहास से संबंधित हो, सभी आयामों से संबंधित जो घटनाक्रम चर्चा में रही है उनको देखते हुए बढ़ रहे हैं। आपका यह प्रश्न आपके पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित है और प्रजाति विविधता से संबंधित है। तो हाल ही में 8 वर्षों के बाद संकटग्रस्त हिमालयन प्रजाति का लाल पांडा 8 वर्षों बाद देखा गया है। तो किस राज्य में इसे देखा गया, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो साथियों, इसे हाल ही में सिक्किम राज्य में देखा गया है। ये संकटग्रस्त है हिमालयन प्रजाति का लाल पांडा है। इसे 8 वर्षों के बाद सिक्किम राज्य में देखा गया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और लाल पांडा होता कैसे ये भी आप देख लें। तो ये है लाल पांडा, 8 वर्षों के बाद इसे सिक्किम राज्य में देखा गया है। आफ्टर ए लॉन्ग ईयर सिक्किम हैज वेलकम द बर्थ ऑफ 2 रेड पांडाज बेबीज इन स्टेट एनिमल। और ये सिक्किम राज्य का राज्य पशु भी है, ये भी आप जानने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हो गया।
तो सिक्किम राज्य में देखा गया, 8 वर्ष के बाद देखा गया। यह एक संकटग्रस्त हिमालयन प्रजाति का लाल पांडा है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम अपना अगले प्रश्न पर कि हाल ही में सुर्खियों में रहा कर्तव्य भवन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? आपने कर्तव्य भवन के विषय में जरूर पढ़ा अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसकी संपूर्ण जो विशेषताएं थी, जो संबंध इसके संदर्भ में न्यूज था, वहां पर आपको डेली अपडेट के रूप में प्रोवाइड कराया गया। तो एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा इसके सही कथन है। पीएम मोदी ने 6 अगस्त को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसमें 51 मंत्रालयों को एक ही स्थान पर लाया गया है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इसका उद्देश्य स्मार्ट गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। तो साथियों, कर्तव्य भवन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा कि उपयुक्त सभी सही हैं। गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, सभी मंत्रालयों को एक जगह पर काम करने के लिए, उसमें आपसी जो सामंजस्य है, जो आपसी समन्वय है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस भवन का निर्माण किया गया है। और 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न था ये। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर कि महाराष्ट्र में कहां पर भारत की पहली ईसीजी अर्थात इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक और शासन संबंधी लैब स्थापित की गई है? ये आपको बताना है। आप हिंदी पे फोकस कीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण रूप से हम हिंदी मीडियम के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो पर्यावरण, सामाजिक और शासन लैब ये स्थापित किया गया है, भारत का पहला है ये, और महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है नासिक, पुणे, मुंबई या नागपुर। तो साथियों, जो भारत की पहली पर्यावरण, सामाजिक और शासन लैब स्थापित की गई है वो महाराष्ट्र के मुंबई में की गई है। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर और इस प्रश्न में हम देखेंगे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक घटनाक्रम में चर्चा में रहा उपराष्ट्रपति जी का पद, उससे संबंध में प्रश्न है। और हमारा पहला इस संबंध में जो प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे उपराष्ट्रपति पद के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो पहला है कि जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं। और नेक्स्ट है कि भारत के वे 16वें उपराष्ट्रपति थे, 2022 में इनका चुनाव हुआ था। और ऑप्शन सी है कि संविधान के प्रावधान 67 क 67 क के तहत राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा इन्होंने दिया। और डी कह रहा है कि चुनाव न होने तक गृह मंत्री जो है पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी गृह मंत्री संभालेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाता। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। एक एक स्टेटमेंट को हम देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे कि पहला है कि जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। और इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, और स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा देने वाले पहले हैं। और ये भारत के 16वें उपराष्ट्रपति थे। जी हाँ, ये भारत के 16वें उपराष्ट्रपति थे और इनका 2022 में चुनाव हुआ था। अब जो चुनाव होगा वो 17वें उपराष्ट्रपति के लिए होगा। नेक्स्ट जो चुनाव इनके इस्तीफा देने के बाद अब जो हो रहा है। अब कथन सी कह रहा है, तीसरा जो स्टेटमेंट था कि संविधान के प्रावधान 67 क के तहत इन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को सौंपा है। तो बिल्कुल यही प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और कथन जो अगला है और ऑप्शन डी कि चुनाव न होने तक गृह मंत्री उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, ये पूर्ण रूप से गलत है। इस संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारियों को कौन निभाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं और उन सभी पर विचार करेंगे आप कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद
1966 में उल्लेखित है। बी कह रहा है कि चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और कथन सी कह रहा है कि मनोनीत सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और डी कह रहा है कि सभी सही है। तो आपको बताना है उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो साथियों, स्टेटमेंट ए भी सही है कि चुनाव के संबंध में जो प्रावधान है उपराष्ट्रपति के संबंध में वो अनुच्छेद 66 में उल्लेखित है। और इनका चुनाव कैसे होता है, उसमें कौन शामिल होते हैं, तो ऑप्शन बी भी सही है कि इसमें दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा बना निर्वाचक मंडल जो होता है उसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है उपराष्ट्रपति जी को। और साथ ही इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में ये सभी कथन आपके जो हैं वो सही हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा एयरबस C295 क्या है? ये आप एक शब्द के रूप में देख लें या फिर ये चर्चा में रहा ये एयरबस 295 क्या है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ये एक यूएवी ड्रोन है, या फिर ऑप्शन बी चीन की हवा में उड़ने वाली बस है, या फिर ऑप्शन सी कि ये जो है सैन्य परिवहन विमान है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, एयरबस C295 एक सैन्य परिवहन विमान है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और ये भारत में गुजरात में इसका निर्माण किया जा रहा है। किसके सहयोग से? तो स्पेन भारत की मदद कर रहा है और स्पेन से यह विमान एयरबस C295 भारत लाया गया है और यहाँ पे इसका निर्माण भी किया जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, स्पेन को भी आप ध्यान में रखेंगे, गुजरात में इसका निर्माण होगा ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये क्या है? ये एक सैन्य परिवहन विमान है। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड जो है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस संबंध में आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है 12वीं फिल्म जो मूवी है उसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। बी है कि शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को बेस्ट अभिनेता अवार्ड दिया गया। ऑप्शन सी है कि कटहल को बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड दिया गया। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सही हैं। तो साथियों, 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड के संबंध में सभी स्टेटमेंट सही हैं कि 12वीं फेल जो मूवी आई थी उसे बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को बेस्ट अभिनेता अवार्ड से सम्मानित किया गया और कटहल को बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में सभी कथन सही हैं। तो आप ये सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर कि ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य सरकार की पहल है? तो पीसीएस एग्जाम को दृष्टिकोण से देखते हुए हम उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे और जो चर्चा में घटनाक्रम रहे हैं उन्हें हम प्रश्नों के हिसाब से करते हुए उसका अभ्यास करते हुए ध्यान में रखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य सरकार की पहल है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो साथियों, जो ऑपरेशन कन्विक्शन है ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है और इसका उद्देश्य क्या था? इस ऑपरेशन का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश। योगी सरकार जी की ये महत्वपूर्ण पहल है कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त कर देंगे, जो अपराधी हैं उन्हें सबको जेल में कर देंगे और जो दबंग राज था उसे खत्म कर देंगे। उस संबंध में एक ऑपरेशन चलाया गया, एक पहल की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अपना अगला प्रश्न। ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य सरकार की पहल है? ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य सरकार की पहल है? और आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे कि ऑपरेशन जो कालनेमी है ये उत्तराखंड राज्य की पहल थी। उत्तराखंड राज्य के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन कालनेमी। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो ढोंगी बाबा होते हैं, जो बाबा लोग ढोंगी बन के घूम रहे हैं इस राज्य में, उनको पकड़ना तथा उन्हें बाहर करना।
उनके पोल को खोलना तथा उस संदर्भ में जो वो कुछ भी बता देते हैं, आम नागरिकों को गुमराह कर देते हैं, उस संदर्भ में ये ऑपरेशन उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। आप नाम ध्यान में रखेंगे, ऑपरेशन कालनेमी ढोंगी बाबाओं को पकड़ने के लिए था, ये था उनका पोल खोलने के लिए था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। इसमें महत्वपूर्ण दिवस के संबंध में हम प्रश्न देखेंगे। अगस्त माह में जो कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, उस संदर्भ में एक क्वेश्चन देख के उनको हम अभ्यास करने का प्रयास करेंगे और साथ ही हम उन्हें याद कर लेंगे। तो इसमें ऑप्शन के रूप में कई महत्वपूर्ण दिवस दो दिए गए हैं, उन्हें देखेंगे। पहला है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा ये किसमें से सही है? तो हम देखेंगे तो इसमें सभी सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है स्वदेशी आंदोलन के उपलक्ष्य में, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, उस संदर्भ में इसको मनाया जाता है। आगे पर हम नेक्स्ट जो है 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न संसद के मानसून सत्र की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा एक सही है? तो हाल ही में संसद का जो मानसून सत्र है वो अगस्त माह में संपन्न हुआ, तो उस संबंध में संसद की क्या उपलब्धियां रही हैं, कौन से महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, तो उस संदर्भ में प्रश्न देखने को है और इस संदर्भ में जो संसद की उपलब्धियां उन्हें तैयार करने के लिए ऑप्शन ए कह रहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार किया गया। ऑप्शन बी कह रहा है ऑनलाइन गेमिंग बिल को पारित किया गया। ऑप्शन सी कह रहा है 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया इस सत्र के दौरान। तो ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी सही हैं। तो साथियों, ये सभी स्टेटमेंट इस बार के जो संसद का सत्र हुआ मानसून सत्र, उसके संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। राष्ट्रपति शासन का मणिपुर में विस्तार किया गया, ये भी सही है। ऑनलाइन गेमिंग बिल पारित किया गया था, इसे राष्ट्रपति जी की मंजूरी भी मिल गई, ये भी सही है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, ये भी सही है और इसके संबंध में कमेटी गठित की गई है, जेपीसी। तो ये कमेटी के पास भेज दिया गया है, इसे अभी यहाँ से पारित नहीं किया गया है, लेकिन लाया गया था, ये महत्वपूर्ण है। और संविधान संशोधन जो विधेयक है, उस विधेयक के संदर्भ में क्या बातें हैं, उस विधेयक में क्या कहा गया है, ये पर संपूर्ण जो विधेयक की व्याख्या है ये टेलीग्राम चैनल पर की गई है, आप उसे वहां पर जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई घोषणाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राष्ट्र को संबोधित करते हुए कई योजनाएं और पहल की घोषणा की गई है। उस संदर्भ में एक कथन क्वेश्चन हम देखेंगे और उसको याद करने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी घोषणाएं वहां से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई इस अवसर पर। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की गई। ऑप्शन बी कह रहा है मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की गई। ऑप्शन सी कह रहा है समुद्र मंथन मिशन की घोषणा की गई। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो प्रश्न पूछ रहा था कि संबंध में कौन सा कथन सही है, तो साथियों सभी कथन सही हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सभी घोषणाओं, इन सभी योजनाओं की, इन सभी पहलों की शुरुआत की और इस संदर्भ में कौन सी पहल क्या है, कौन सी घोषणाएं क्या है, इसके संदर्भ में संपूर्ण जानकारी है 15 अगस्त वाले दिन जो टेलीग्राम पे अपडेट दिया गया था, उस वहां पर उसका व्याख्या आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024-25 में समग्र प्रदर्शन करने वाला शीर्ष ब्लॉक कौन सा है? तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में यूपी का सबसे शीर्ष ब्लॉक कौन सा है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है देवखली, जालौन, रामपुरा, सैदाबाद। तो साथियों इस संदर्भ में समग्र प्रदर्शन में उच्च रैंक हासिल करने वाला जो ब्लॉक है वो जालौन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे।
वन लाइनर फैक्ट के रूप में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यूपी स्पेशल से है कि उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू किया जा रहा है। कि ये पर्यावरण क्वेश्चन के रूप में हम इसको देखने को समझ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है गोरखपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, महाराजगंज। तो साथियों ये शुरू किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और पहला वाला कहां पे है, फर्स्ट इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बता के जाइएगा कि जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहां पर है। दूसरा वाला तो गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा गोरखपुर में है। पहला पर कहां पर है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका अध्ययन जब वो चर्चा में था तो टेलीग्राम चैनल पर किया गया था, तो आप उसे बता के जाएंगे कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजस्थान के रायपुर में हुए एक कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 किसे बनाया गया। वन लाइनर फैक्ट के रूप में इसे आप ध्यान में रखेंगे कि 2025 की मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है। आपके ऑप्शन है मनिका विश्वकर्मा, रिया सिंघा, आस्था पूनिया या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 जो बनी है वो है मनिका विश्वकर्मा, और रिया सिंघा ऑप्शन में है। ये 2024 की मिस यूनिवर्स इंडिया है। इन्होंने ही 2025 के मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा को ताज पहनाया। तो दोनों नाम को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ 100वां युद्धपोत कौन सा है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में पहली बार दो युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल किया एक साथ। इसमें से 100वां युद्धपोत कौन सा है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है INS उदयगिरी, INS हिमगिरी, INS नीलगिरी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस दौरान अगस्त माह में दो भारतीय युद्धपोतों को जो राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में शामिल किया, तो उसमें से जो 100वां युद्धपोत था वो था INS उदयगिरी। ये 100वां है इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि बताया गया कि दो युद्धपोत शामिल हुए थे, तो 100वां युद्धपोत INS उदयगिरी था और 101वां जो युद्धपोत था वो INS हिमगिरी था। ये दोनों युद्धपोतों को अगस्त माह में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में इसे शामिल किया गया। और इन सभी युद्धपोतों का निर्माण जिस प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम भी आप याद रखेंगे। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 17A। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके द्वारा इस कार्यक्रम के पहल के अंतर्गत इन युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में 5 अगस्त 2025 को सत्यपाल मलिक का निधन हो गया, उनके संबंध में असत्य कथन कौन सा है। अब तक की हम क्लास में हमने जो संसद की उपलब्धियां थी, महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे, उनको देख लिया। और अब हम जो अगस्त माह में महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं उनका निधन हुआ उन संबंध में प्रश्न को देखकर उनके संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हें याद करने का, तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो 5 अगस्त 2025 को सत्यपाल मलिक का निधन हुआ, उनके संबंध में असत्य कथन है ये आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि सत्यपाल मलिक उत्तर प्रदेश से थे। दूसरा कह रहा है उन्होंने बिहार, उड़ीसा, गोवा, जम्मू कश्मीर, मेघालय राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तीसरा कह रहा है आखिरी बार ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। और चौथा है कि इनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा जो था वो रद्द कर दिया गया। तो कौन सा स्टेटमेंट सत्यपाल मलिक जी के संबंध में गलत है ये आपको बताना है। तो साथियों 5 अगस्त 2025 को सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये भी सही है।
इन्होंने बिहार, उड़ीसा, गोवा, जम्मू कश्मीर, मेघालय राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, ये भी सही है। और इनके कार्यकाल में 2019 में आर्टिकल 370 को रद्द किया गया, 370 ए को, और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का जो दर्जा था उसे समाप्त किया गया, ये भी सही है। लेकिन आखिरी बार ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये आपका सही जवाब होगा। और आखिरी समय में ये, अगर आखिरी समय में नहीं, अगर 2023 तक इन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, तो अंतिम जो राज्यपाल थे ये मेघालय राज्य के राज्यपाल थे, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कथन जो सी है ये गलत हो जाएगा, और ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर, लेकिन सत्यपाल मलिक जी के संबंध में और जो कथन है, जो स्टेटमेंट, उसे आप ध्यान में जरूर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर, और स्टेटमेंट वाले प्रश्न, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निधन हुआ। 4 अगस्त 2025 को हेमंत सोरेन का निधन हुआ। ये 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल ए, केवल बी, दोनों, या फिर न तो ए न तो बी। तो साथियों, 5 अगस्त को हमने देखा कि सत्यपाल मलिक जी का जो है राज्यपाल थे पूर्व, उनका निधन हुआ, और 4 अगस्त को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निधन हुआ था। डेट भी याद रखना है आपको, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में हमने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के जो निधन थे उनका क्रम पूछ लिया था, कालक्रम के अनुसार उन्हें सेट करने के लिए प्रश्न आया हुआ था। तो इस संबंध में दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि इन्होंने, इनकी जो डेथ हुई थी वो 4 अगस्त 2025 को हुई, और ये 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन जी। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। हमने अब जो महत्वपूर्ण खेल हुए हैं इस अगस्त घटनाक्रम के दौरान, अगस्त माह के दौरान, उस संबंध में भी प्रश्नों को देखकर उनमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? पहली बार इसका आयोजन हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके चारों स्टेटमेंट देखेंगे। पहला कह रहा है कि इसका आयोजन पहली बार किया गया श्रीनगर में किया गया। बी कह रहा है कि हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर है। सी कह रहा है कि मध्य प्रदेश पदक तालिका में पहले स्थान पर है। डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी सही है। तो साथियों, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के संबंध में सभी स्टेटमेंट सही हैं कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का जो आयोजन है ये पहली बार किया गया, और पहली बार किया कहाँ पर गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। और इस खेल महोत्सव का जो शुभंकर था वो हिमालयन किंगफिशर था, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही 2 दिवसीय इस खेल महोत्सव के दौरान 2 या 3 दिन खेल चला था, उस दौरान मध्य प्रदेश जो है वो पदक तालिका में पहले स्थान पर था। मतलब विजेता जो टीम रही है वो मध्य प्रदेश की टीम रही है, जो रैंक 1 हासिल किया है वो मध्य प्रदेश की टीम ने हासिल किया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि पहला जो खेल महोत्सव है, पहला जो खेलो इंडिया वाटर खेल महोत्सव था, वाटर स्पोर्ट्स, उसके संबंध में सभी कथन सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हॉकी पुरुष एशिया कप के संबंध में प्रश्न है कि हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? तो हाँ, स्टेटमेंट एक कह रहा है कि पहली बार इसका आयोजन बिहार में किया जा रहा है, और स्टेटमेंट दूसरा है कि यह इसका 12वां संस्करण है, और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत हैं। उपरोक्त सभी सही हैं, ये आपको बताना है। तो साथियों, हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 का जो आयोजन है बिहार में किया जा रहा है, पहली बार इतना बड़ा आयोजन बिहार में किया जा रहा है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये इसका 12वां संस्करण है, ये भी सही है। भारतीय टीम के कप्तान जो है हरमनप्रीत सिंह हैं, ये भी सही है। और इस संदर्भ में देखें तो चारों स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे, न केवल पीछे उत्तर प्रदेश पीछे एग्जाम के दृष्टिकोण से, बल्कि बिहार पीछे एग्जाम के लिए भी इसे आप ध्यान में रखेंगे कि हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 का जो आयोजन है वो बिहार में किया जा रहा है। और इस संदर्भ में और जो घटनाक्रम है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, एशिया कप 2025 के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा योजना से,
जो योजना इस दौरान चर्चा में रही हैं। और पहला कुछ स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है कि अगस्त 2025 में पीएम जनधन योजना के 11 वर्ष पूरे हो गए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने 28 अगस्त 2015 को किया था। पीएम जनधन योजना जो है एक वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे तो इस संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा कि इसकी शुरुआत कब की गई, ये डेट भी आपको याद रखना है। 28 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत किया गया था और अगस्त 2025 इस माह में ये योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और साथ ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि यूपी जनधन योजना के माध्यम से खाता खोलने की संख्या के मामले में देश में नंबर 1 पर है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह से अगस्त माह के जो संपूर्ण करंट अफेयर के घटनाक्रम थे उन संदर्भ में हम प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हाल का ही घटनाक्रम का एक प्रश्न कि पीएम मोदी की विदेश यात्रा के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है, ये आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चारों को ध्यान से पढ़ेंगे और आप बताएंगे कौन सा इसमें से गलत है। हाल ही में पीएम मोदी की विदेश यात्रा के संबंध में अगस्त माह में तो कथन एक कह रहा है कि पीएम मोदी जापान में 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का जो वार्षिक बैठक है, 15वां जो वार्षिक बैठक है उसमें भाग लेंगे। दूसरा कह रहा है कि इस यात्रा के दूसरे चरण में वे चीन में एससीओ शिखर जो सम्मेलन है उसमें भाग लेंगे, इसकी बैठक चीन में होने वाली है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया। और स्टेटमेंट 4 है कि यात्रा के अगले चरण में रूस में 24वें भारत रूस वार्षिक बैठक में भाग लेंगे। पीएम मोदी की विदेश यात्रा के संबंध में इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो साथियों, पीएम मोदी जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक बैठक में भाग लेंगे, ये स्टेटमेंट सही है। 29 अगस्त के संदर्भ में ये बैठक हुई पहली। 29 अगस्त, 30 अगस्त और 1-2 सितंबर के बीच 29 से 1 सितंबर तक प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर हैं और उस संदर्भ में ये स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि ये इस दौरान भारत जापान का 15वां शिखर सम्मेलन हुआ, वार्षिक बैठक जो हर वर्ष होती है। और स्टेटमेंट 2, चीन में एससीओ की बैठक हो रही है, ये भी सही है। एससीओ की जो सदस्यता है संघाई सहयोग संगठन की, वो इस वर्ष चीन के पास है और उसका जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है वो चीन में हो रहा है, ये भी सही है। और भारत 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी, यात्रा के अगले चरण में वे रूस में होने वाले 24वें रूस वार्षिक बैठक में भाग लेंगे, ये गलत है। इसमें एक चीज जो सही महत्वपूर्ण बात है कि इस माह में, अगस्त माह में 24वां भारत रूस वार्षिक बैठक हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां भाग नहीं लिया, बल्कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने वहां पर भाग लिया, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो स्टेटमेंट डी गलत होगा, यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भाग लिया था, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो पूर्ण रूप से सत्य हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। तो साथियों, अगस्त माह के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे उन पर जो संभावित बनने वाले प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने देख लिया। हमने न केवल एक एक प्रश्न देखा है, बल्कि प्रश्न के प्रत्येक विकल्प में महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम था उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदुओं थे उन पर चर्चा करते हुए प्रत्येक प्रश्न को देखा है। इस तरह अगस्त माह का संपूर्ण करंट अफेयर हमने डेली अपडेट के रूप में टेलीग्राम चैनल पर पढ़ा है और अब यूट्यूब पर उसका अभ्यास कर लिया है प्रश्नों का। अब जो भी चीजें छूटी रह गई हैं, जो चीजें लगता है कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, उसके लिए आप फ्यूचर ऑफिसर का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ करंट अफेयर के जो महाअभ्यास 10 की दम श्रृंखला है उसके संबंध में करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो करा लिया जाएगा और डेली अपडेट के रूप में प्रतिदिन के विशेष के रूप में जो प्रतिदिन घटनाक्रम रहता है,
देश दुनिया का और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है वो कहाँ प्रोवाइड कराया जाता है आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके उसे ज्वाइन कर लेंगे डेली अपडेट के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महाअभ्यास करंट अफेयर की जो श्रृंखला है 10 कदम, वो प्रतिदिन करंट अफेयर के प्रश्नों का अभ्यास कराया जाता है, उससे आप डेली करंट अफेयर से अपडेट रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।